बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम टाइम मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये पेपर के लिए है, ख़ास तौर पे जो साइंस के पेपर हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, जो आमतौर पे साइंस के पेपर है जिनका पैटर्न आमतौर पे एक ही तरह का है, क्योंकि ज़्यादातर जो इशू आता है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से वो साइंस के पेपर में आता है। और साइंस में भी ज़्यादातर बायो के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है कि स्टूडेंट बाज़ दफ़ा विद इन टाइम पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते। तो इसको थोड़े से टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को आज, तो इन टिप्स को आप लोग सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर कभी भी ये टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर की, तो आपको पता है साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका पेपर होता है 3 घंटे का, 3 आवर्स। तो वो कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आप लोग इन 3 घंटे के अंदर पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम अगर बात करें पेपर के हवाले से, तो पेपर के 3 पोर्शन होते हैं, एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज की तादाद तकरीबन 17 होती है। साइंस की अगर हम बात करें तो 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने हल करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो सबसे पहला टिप ये है कि ये जो 17 एमसीक्यूज हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं या फिजिक्स के हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एक दफ़ा इन सारे एमसीक्यूज को रीड कर लेंगे, यानी 1 या 2 मिनट लगा के इन सारे एमसीक्यूज को रीड कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा कि कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आप देखते ही उनको सॉल्व कर लेंगे। यानी आप ये समझ लें कि सपोज मैं कहता हूँ कि 17 में से 8 एमसीक्यूज ऐसे थे जो आपने उनको पढ़ा और फौरन ही ऑप्शन क्लियर हो गया और वो आप लोगों ने टिक कर दिया। यानी आप ये समझेंगे कि जो इजी एमसीक्यूज होंगे वो साथ के साथ आप लोग हल करें, जो थोड़े से भी डिफिकल्ट है उसको छोड़ देंगे, अगले पे आ जाएंगे। इस तरह आपने 17 एमसीक्यूज फौरन, और इन 8 एमसीक्यूज को जो बिल्कुल ही आसान थे, हो सकता है करने में आप लोगों के 5 मिनट लगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो बाकी जो 8 या 9 एमसीक्यूज बचेंगे, या हो सकता है 10 एमसीक्यूज बचें, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि उसके लिए आप लोगों को तकरीबन ज़्यादा टाइम चाहिए होगा पर एमसीक्यूज। अगर आप लोग ये ट्रिक नहीं, आपने पहला किया फिर दूसरा किया, हो सकता है दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, उस पर आपके 2-3 मिनट लग जाए, तो फिर जब टाइम थोड़ा रह जाए और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हो तो बंदा एक किस्म की या प्रेशर में आ जाता है और बाज़ दफ़ा जो सही एमसीक्यूज है उनको भी गलत कर लेते हैं। तो पहला काम क्या करना है, जो एमसीक्यूज बिल्कुल इजी थे उनको सबको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है ताकि उनका टाइम बाकियों पे लगाया जा सके, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो 2 घंटे 40 मिनट का जो पेपर होगा वो आप लोगों का सब्जेक्टिव का पेपर होगा, सब्जेक्टिव का पेपर होगा। अच्छा, इस सब्जेक्टिव के पेपर में भी आपको पता है कि सबसे पहले 2 पोर्शन है, शॉर्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। इन दोनों में से शॉर्ट या लॉन्ग पहले किसको किया जाए, तो मैं जो रिकमेंड करता हूं वो शॉर्ट को आप लोगों ने पहले करना है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतनी देर में 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल हो सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जैसे मैं कहता हूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है 4 नंबर का, तो जितनी देर में एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हल होगा और 4 नंबर, आप उतनी देर में यहाँ 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल होंगे। यानी जितनी देर में लॉन्ग का 4 नंबर का पेपर हल होगा उतनी देर में आप लोगों को शॉर्ट में 8 नंबर या 10 नंबर का पेपर हल हो जाएगा। तो इस वजह से पहले प्रेफर किसको करना है, शॉर्ट को। अच्छा, फिर यहां भी ये रूल अपनाना है, जैसे मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को एक दफा ओवरव्यू कर लेना है और फिर देख लेना कि कौन सा पोर्शन ज्यादा आसान है, कौन सा पोर्शन ज्यादा आसान है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ही क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं इसको ही हल करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फिर 4, तरतीब से आपने इन सबको थोड़ा सा पढ़ लेना है। और उन पढ़ने हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन वो ज्यादा इजी हो बनिस्बत क्वेश्चन नंबर 2 के, बनिस्बत क्वेश्चन नंबर 3 के। तो फिर इसके 2 फायदे होंगे, क्योंकि जो आसान पोर्शन होते हैं ना, यानी इजी टू डिफिकल्ट, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर इस रूल को फॉलो करना है, इजी टू डिफिकल्ट। इजी पोर्शन हमेशा सॉल्व करना आसान होगा और इसमें टाइम कम लगेगा, ज्यादा पोर्शन हल हो जाते हैं। डिफिकल्ट पोर्शन को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इस वजह से पहले आप इजी पोर्शन हल करके फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएं। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन ज्यादा इजी हो तो आप इसको पहले कर लें। फिर एक फायदा और भी होगा, जो इजी पोर्शन होगा ये जब आप शुरू में लिखेंगे तो एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा
तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो इजी पोर्शन चूंकि आपने पहले हल किया होगा तो उसको लगेगा कि इस स्टूडेंट को पेपर आता है। अगर किसी स्टूडेंट का शुरू वाला पेपर का पोर्शन अच्छा लिखा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली अगर एग्जामिनर के माइंड में उसका अच्छा इमेज क्रिएट हो गया तो आगे वो फिर इतना ज़्यादा सीरियसली या केयरफुली चेक नहीं करता, वो जल्दी जल्दी चेक कर रहा होता है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पेपर एक एक लफ्ज़ पढ़े। वो शुरू में बाद दफ़ा ज़हन बना लेते हैं। अगर शुरू में आपके 2-2 नंबर आ रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में अगर कोई क्वेश्चन आपके 1 नंबर का भी हो सकता है वो शुरू वाले पेपर के इमेज की वजह से आपको 2 नंबर दे। तो इस वजह से हमेशा पहले वो पोर्शन हल करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है और आपके लिए आसान है, फिर मुश्किल की तरफ जाना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने तरतीब से क्वेश्चन किया और शुरू में ही कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया और शुरू में ही एग्जामिनर का जो इमेज है आपके पेपर के बारे में गलत डिवेल्प हो गया, फिर वो सारे पेपर में उस गुस्से को निकालेगी। आप कह सकते हैं वो जो शुरू में आपने इमेज खराब किया है वो सारे पेपर में आपका यही इमेज रहेगा। तो बहरहाल रूल क्या होगा, इजी टू डिफिकल्ट। तो पहले आप लोगों ने सारा ओवरव्यू कर लेना इस पोर्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आसान है या क्वेश्चन नंबर 3 में आसान है या क्वेश्चन नंबर 2 में आसान है, तो जो पोर्शन जिसके क्वेश्चन ज्यादा आसान है उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, बाद वाले पोर्शन के बाद में अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। आमतौर पे जो मैंने एस्टिमेट लगाया, अंदाजा लगाया कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3.5 मिनट ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं ऑन एवरेज। इसका क्या मतलब है, लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है। जैसे मैंने कहा कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको टाइम कम चाहिए होगा, वही टाइम बचा के आप लोगों ने मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ऑन एवरेज 3.5 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए होता है। यानी आप ये समझ लें कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको पता है कि आप लोगों ने यहाँ 8 क्वेश्चन हल करने हैं आउट ऑफ 12। तो आप इसको 8 को 3.5 मिनट से मल्टीप्लाई करें तो एस्टिमेटेड टाइम तकरीबन 30 से 31 मिनट जो टाइम होगा या 29 से 28 मिनट जो टाइम होगा वो आप लोग इस पर लगाएंगे। ये आपका एस्टिमेटेड टाइम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात पहले ही करता जाऊं, बाद में जहन से ना निकल जाए, कि जब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हल कर रहे हो तो जैसे मैं कहता हूं कि इस पोर्शन में 12 में से 8 करने हैं और 12 में से आपको 11 क्वेश्चन आते हैं। बाई चांस आपकी लक इतनी अच्छी है कि 12 में से 11 क्वेश्चन आते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, चूंकि उनको क्वेश्चन आ रहे होते हैं इस वजह से वो सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठे लिए। यहां एक बड़ा ही पॉइंट जहन में रखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप लोगों ने शुरू में हल नहीं करना। अगर इस क्वेश्चन में से आप 11 में से देखेंगे जो आपको 8 अच्छे तरीके से आते हैं उनको सॉल्व करेंगे, बाकी 3 को अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे मैं कहता हूं कि सपोज पेपर आसान आ गया, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आते हैं, इसमें से 1 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आता है और आप कहते हैं जो आ रहा है बस लिख ही जाएं। इसका नुकसान क्या होगा, 3 मिनट का मतलब है कि अगर हम एक क्वेश्चन को आसान होने की वजह से 3 मिनट भी दें तो 9 मिनट आपके यहाँ एक्स्ट्रा लगे, 6 मिनट आपके यहाँ एक्स्ट्रा लगे और तकरीबन 3 मिनट आपके यहाँ एक्स्ट्रा लगे, यानी 18 मिनट आप लोगों के ज़ाया हो गए उन क्वेश्चन पे जिनके नंबर आप लोगों को नहीं मिलने, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना। वो तो बाद में देखेंगे ना कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने शुरू में अटेम्प्ट किए बाद वाले, वो तो जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे शुरू वाले पोर्शन में हो सकता है किसी के नंबर 1 था, बाद वाले पोर्शन में 2, तो वो आपको बाद में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये 18 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन हल होना था। हो सकता है कि आप लोगों के ये एक्स्ट्रा किसी काम के ना हो, जो आप लोगों ने शुरू में लिखे हैं वो ठीक ही हों, तो ये जो बाद में आपने 3 एक्स्ट्रा किए, 2 एक्स्ट्रा किए या 1 एक्स्ट्रा किए, अब ये तो ज़ाया है ना एक किस्म के उसने। लेकिन उसकी वजह से आप लोगों का अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया तो ये नहीं होगा कि यहाँ आप लोगों ने चूंकि एक्स्ट्रा किए हैं ये नंबर इस पोर्शन में एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं, इसके नंबर अलहदा है, इस क्वेश्चन के नंबर अलहदा है, इस पोर्शन के नंबर अलहदा हैं। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को फिलहाल छोड़, मैं ये नहीं कहता एक्स्ट्रा करने नहीं है, मैं कहता हूं कि शुरू में नहीं करने। जब आप लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाएगा फिर प्रॉब्लम आप लोगों को होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने उस टाइम मैनेजमेंट के इशू से बचने के लिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, पेपर के एंड पे करने हैं जब सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए, लेकिन साथ के साथ नहीं करने। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है पूरा का पूरा ए और बी पार्ट 8 नंबर का होता है, इसके लिए जो ऑन एस्टिमेटेड टाइम है वो 25 मिनट है, 25 मिनट है, ठीक है।
तो इस तरह आप लोग 3 के लिए तकरीबन 75 मिनट होंगे। तो ऑन एवरेज अगर इन 3.5 के साथ शॉर्ट क्वेश्चन को हल किया जाए और 25 मिनट के साथ पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को हल किया जाए, तकरीबन आप लोगों के पास 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इतना पहले पेपर कंप्लीट होने के 3-4 फायदे हैं। पहली चीज कि आप लोग उस पेपर को दोबारा रिव्यू कर सकते हो, उसकी डेकोरेशन कर सकते हो, लाइनें लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे हाशिया लगा सकते हो, अच्छी हेडिंग्स बना सकते हो, ठीक हो। तीसरी चीज़, आप लोग यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये जो मैंने एस्टिमेटेड टाइम 3.5 मिनट लगाया है और यहाँ 25 मिनट लगाया है, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो जाए। और इतना टाइम का मार्जिन आप लोगों ने हर हाल में रखना है पेपर के अंदर, 10 से 15 मिनट। उसकी वजह क्या है? हो सकता है जिस वक्त आप लोग अटेंडेंस लगा रहे हो सकता है 5-6 मिनट ज़ाया हो जाए। हो सकता है कोई आपके एग्जामिनर आपसे बात करना चाह रहा हो तो उसमें 5-6 मिनट ज़ाया हो सकते हैं, या इंसान है हो सकता है उसको वॉशरूम जाने की हाजत हो सकती है। तो ये 10 से 15 मिनट आप लोगों ने हर हाल में स्पेयर करने हैं, फिर एक्स्ट्रा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हर हाल में आप लोगों ने 10 से 15 मिनट अपने माइंड के अंदर बिठा के ना पेपर सॉल्व करना है। अच्छा, आखिरी पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है कि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए सबसे पहले इजी करेंगे, फिर बाद में डिफिकल्ट की तरफ आएंगे। तो ये काम उसी वक्त होगा जब आप एमसीक्यूज को एक दफ़ा क्या कर लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे। सब्जेक्टिव में जब आएंगे तो शॉर्ट का पोर्शन पहले करना है, लॉन्ग का पोर्शन बाद में करना है। और शॉर्ट में भी रूल क्या होगा कि पहले जो इजीएस्ट पोर्शन होगा उसको पहले करेंगे और डिफिकल्ट पोर्शन को बाद में करेंगे। और ऑन एवरेज कितना टाइम देना है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को? 3.5 मिनट। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन को अगर 2 मिनट लग रहे हैं तो हो सकता है अगले शॉर्ट क्वेश्चन को 5 मिनट लगें, तो ऑन एवरेज 3.5 मिनट लगेंगे। और फिर आप लोगों ने लॉन्ग की तरफ जाना है और एक्स्ट्रा सबसे एंड पे करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहता हूं कि इस पूरी टाइम मैनेजमेंट की बैकबोन है, वो क्या है? सबसे पहले जब आप सब्जेक्टिव में ओवरव्यू कर रहे होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के मैंने इस पोर्शन को हल करना है, इस पोर्शन को हल करना है, इस पोर्शन, पहले आप एनालाइज कर लें भाई मैंने कौन सा पोर्शन हल करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ टाइम मेंशन करेंगे। अगर आप लोगों ने टाइम लिख लिया तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा टाइम मैनेजमेंट करना। कैसे? टाइम लिखने का मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि 8 बजे पेपर आपका शुरू हुआ, 20 मिनट आपके एमसीक्यूज में लगे, तो 8:20 पे आपका सब्जेक्टिव शुरू हुआ। सपोज कर लेते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही इसको हल करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा पहले आपने वो 8 करने जो आपको अच्छी तरह आते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ नहीं करने। तो इन एक्स्ट्रा को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 28 से 29 मिनट बनते हैं। आपने क्या करना है, 28 से 29 मिनट इस 8:20 में ऐड करने हैं, ये तकरीबन 8:50। तो आप बेशक हल्का सा किसी पेंसिल के साथ लिख देंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को 8:50 तक हल करना है। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिनट के हिसाब से लगा लें तो 30 मिनट 9:20 पे इसको हल होना चाहिए। तो आपने ये टाइम लिख दिया कि 9:20 पे मेरा ये क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। फिर आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 6 एमसीक्यूज होते हैं, तो यहाँ 20 मिनट लगा, 9:40 पे ये कंप्लीट होना है। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप लोगों ने हल्का सा टाइम लिख लिया तो आप शुरू से ही पेपर के इस पोर्शन के बारे में फिक्रमंद हो गए। यानी अगर आपको लग रहा है आपने 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए और 8 बज के तकरीबन कोई 35 मिनट हो गए, अब आप थोड़े से परेशान होंगे, यार मेरे 5 क्वेश्चन रहते हैं अभी और मेरे पास इस पोर्शन में 15 मिनट है। तो आप थोड़ा सा उसी वक्त स्पीड अप हो जाएंगे। यानी आपको उसी वक्त फिक्रमंद होगी मैं थोड़ा सा क्या जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए टाइम, क्योंकि शुरू से अगर इस टाइम को मैनेज करना शुरू करेंगे तो फिर एंड पे कभी भी इशू नहीं आएगा। तो इसी तरह आप यहाँ लगा लें कि 9 बज के जब लॉन्ग क्वेश्चन पहला हल करेंगे तो 25 मिनट का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 9 बज के तकरीबन 10:05 पे आप लोगों ने ये हल करना है। फिर 10 बज के तकरीबन आप कह सकते हैं 30 मिनट, फिर 10 बज के तकरीबन ऑलमोस्ट 50 मिनट। तो 10 से 15 मिनट आप लोगों के इजाफी बच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे पेपर आप लोगों का क्या होना है, एंड होना है। क्लियर? तो ये टाइम मेंशन करने का जो सबसे बड़ा फायदा जो मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि नजर आता है कि आपको हर वक्त एहसास रहेगा कि मैं कितना पीछे हूं। देखो, अगर आप लोगों ने इस चीज को नहीं किया, हो सकता है आपका पहला जो क्वेश्चन है वो 9:05 पे जाके कंप्लीट हो, क्योंकि शुरू में स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है ना, बस वो कह रहा होता है अच्छा मुझे आ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा होता है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है
कि शुरू में तो स्टूडेंट बड़ा बना बना के लिख रहा होता है और एंड पे जब पहुंचता है, जब उसको पता चलता है कि उसके यहाँ पेपर ज़्यादा रहते हैं और टाइम कम रहता है, तो फिर वो इतनी स्पीड से लिखना शुरू करता है, ऐसे लगता है जैसे वो पाँव से लिख रहा है, तो वो सारी पेपर की प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को पेपर आता भी है, वो सारी रात मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी हल्की सी गफलत की वजह से, उनकी हल्की सी सुस्ती की वजह से वो सारा का सारा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते और 5-6 नंबर या 8-9 नंबर लूज़ कर जाते हैं। अब 8-9 नंबर अगर खुदा ना खास्ता वो इस टाइम मैनेजमेंट की वजह से अगर लूज़ कर जाते हैं, 8-9 नंबर बड़ा मैटर करता है जब आप लोगों का मेरिट बनता है, ख़ास तौर पे एमडी कैट का। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पेपर सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है ये जो बातें मैंने कही हैं इनको थोड़ा सा जहन में रखेंगे और अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।